हेलो एंड नमस्ते बच्चों। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जो कि आपके क्लास 10th इकोनॉमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार इस पूरे वीडियो को देखो। अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा वीडियो को देखो। उसके बाद आप अपने PYQs को यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा से तैयार होगे। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब नाम से लग रहा होगा कि सेक्टर सेक्टर का मतलब होता क्या है। सेक्टर का मतलब होता है पार्ट, भाग, ठीक है। ओके, तो हमने अपने इकोनॉमी को, इस इंडियन इकोनॉमी को, जो कि इतना वास्ट है, इतना बड़ा है, ठीक। इकोनॉमी में क्या आता है? इकोनॉमी में आता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जैसे कि आप जान रहे होंगे हर एक इंसान क्या करता है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है अपने जिंदगी को चलाने के लिए। ओके बाबू, तो यही हर एक इकोनॉमिक एक्टिविटी अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या सबको हम एक साथ रख सकते हैं? नहीं। जैसे आप देख लो, एक स्कूल होता है, उसमें क्या होते हैं? बच्चे ही बच्चे होते हैं। लेकिन क्या हर एक बच्चे एक क्लास में बैठते हैं? नहीं, हम बच्चों का भी क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। ओके, सेम इसी तरह कि हर एक लोग कुछ ना कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं। अब हम उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो पहला होता है हमारा सेक्टर के हिसाब से। ओके, सेकंड होता है हमारा कि वो ऑर्गेनाइज है या अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, मतलब कि वो जो वहां लोग काम कर रहे हैं उन पे रूल कैसा लग रहा है, इसके हिसाब से। एंड द थर्ड वन इज ओनरशिप, यानी जो लोग के पास, जो लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें उनका जो ओनरशिप है वो कैसा है, पब्लिक है, प्राइवेट है, ये भी चीज है। ठीक है, तो यही सब तीन चीज पे हमारा पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा प्राइमरी। ओके बाबू, तो प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? इस सेक्टर में हमारा होता है गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अगर हम किसी भी चीज को प्रोड्यूस करें, किसका? नेचुरल रिसोर्स का यूज करके, यानी प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अगर कोई भी चीज हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो आता है हमारा प्राइमरी सेक्टर में। ओके, एग्रीकल्चर एंड अलाइड इंडस्ट्री, यानी खेती और खेती से संबंधित जितना भी इंडस्ट्री है, यानी वो हमारा किस में आता है? प्राइमरी सेक्टर में। ओके, जैसे देख रहे हो बाबू, प्राइमरी यानी नाम से ही लग रहा है ना, स्टार्टिंग, शुरुआती। जैसे कोई भी चीज देखो ना, कोई भी बच्चा पढ़ने जाता है तो कहाँ जाता है? पहले प्राइमरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर हायर स्कूल में ना। तो सेम उसी तरह यहां उन्होंने सेक्टर का भी डिवीजन किया है, पहले प्राइमरी, फिर प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, और फिर लास्ट में क्या? टर्शियरी। ओके, तो माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर। अगर कभी आप क्या करते हो ना कि जमीन को या धरती को खोद कर भी अगर कोई चीज निकालते हो तो वो भी हमारा प्राइमरी एक्टिविटी में ही आता है। क्यों? क्योंकि बाबू उसमें भी तो हम लोग नेचर का ही यूज कर रहे हैं ना, नेचुरल प्रोडक्ट का ही यूज कर रहे हैं। ओके, इसीलिए तो इसका एग्जाम्पल अपना क्या होगा? डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, इटीसी, ये सब जो सारी इंडस्ट्री है ना, ये एक्टिविटी जो है वो हमारा किस में आएगा बाबू? प्राइमरी सेक्टर में। ओके, फिर इसका एक एग्जांपल हो सकता है फॉर कॉटन प्रोडक्शन। अब देखो ना, आपको अगर कॉटन उगाना है, ठीक है, कॉटन, कॉटन से क्या होता है? कपड़े बनते हैं। तो अगर आपको कॉटन उगाना है, कॉटन उगाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? अच्छा जमीन चाहिए, अच्छा क्लाइमेट चाहिए, पानी अच्छा चाहिए, है कि नहीं, मतलब बारिश। तो क्या इन सब चीज, यानी ये सारा फैक्टर क्या नेचुरल फैक्टर है कि नहीं? तो अगर प्राइमरी सेक्टर में अगर हमको कुछ भी उगाना है या कुछ भी प्रोड्यूस करना है, उसके लिए हम अपने नेचर पे डिपेंडेंट हैं कि नहीं? तो ऐसा कोई भी चीज अगर हम नेचर का यूज करके या नेचर के हेल्प से अगर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो वो हमारा किस सेक्टर में आएगा बाबू? प्राइमरी सेक्टर में। ओके, होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। ओके, अब सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? इसमें हम कोई भी चीज है ना डायरेक्टली नेचर के द्वारा प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इसमें जो नेचर जो भी चीज को प्रोड्यूस करती है ना, उसको हम प्रोसेस करने का मतलब कोशिश करते हैं, मतलब उसको यूज करके किसी और चीज को बनाने का कोशिश करते हैं। ओके बाबू, तो ये हमारा आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में हमारा क्या होता है? सेकेंडरी सेक्टर में हमारा मेनली आता है बाबू इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है, या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इस सेक्टर में हम किसी भी चीज को बनाने का कोशिश करते हैं, किससे? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। ओके, जैसे हमारा एक एग्जांपल है मेकिंग ऑफ शर्ट। अभी मैंने आपको बताया कि कॉटन का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? शर्ट को बनाने के लिए। अगर आपको शर्ट बनाना है तो उसके लिए आप कॉटन लाओगे, जो कि एक प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है। तो देख रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो? किसी चीज को बना रहे हो, किसका हेल्प लेकर? प्राइमरी सेक्टर से जो चीज प्रोड्यूस हुआ है उसका हेल्प लेकर। ठीक है बाबू, अब देखो कॉटन जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है तो कहां से आएगा? प्राइमरी सेक्टर से आएगा। समझे आप? तो प्राइमरी सेक्टर में हम किसी चीज को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में उस प्रोड्यूस चीज से किसी चीज को बना रहे होते हैं। ओके बाबू, अब अपना लास्ट होता है टर्शियरी सेक्टर।
इस सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर के भी नाम से जानते हैं, यानी ऐसा सेक्टर जो लोगों को सेवा देने का काम करता है। ओके, जैसे हेल्प करने का लोगों को काम करता है। आ गया बात बाबू समझ में? तो इसका टर्शियरी सेक्टर का मेन काम होता है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प करना। ओके, अब कैसे हेल्प करेगा आप पूछोगे, तो देखो अगर प्राइमरी सेक्टर में जैसे अगर मान लो कि कोई दादाजी है ना हमारे खेती कर रहे हैं। ओके, अगर हमारे दादाजी खेती करते हैं। ओके, अब उनको क्या चाहिए, खेती के लिए उनको क्या चाहिए होगा, बीज चाहिए होगा, ठीक है, खाद चाहिए होगा, तो और लेबर चाहिए होगा। अब ये सब कहां से आएगा, खाद उनको कौन ला कर देगा, वो ट्रक से खाद मंगवाएंगे। बीज कहां से मंगवाएंगे, ट्रक से मंगवाएंगे। तो बताओ ना, एक ट्रक ड्राइवर क्या उनको सेवा देने का काम कर रहा है कि नहीं? तो ये जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर को हेल्प देने का काम कौन करता है, हमारा टर्शियरी सेक्टर। समझ में आया बच्चा लोग? अब हमारा देखो क्या करता है, सर्विस डायरेक्टली भी तो हमको प्रोवाइड करता है, हर बार इनडायरेक्टली तो थोड़ी प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि देखो ना, मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आप बैंक में जाओगे तो बैंक वाले डायरेक्टली आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसमें यह भी आता है ना कि आपको डायरेक्ट भी सर्विस प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रक ड्राइवर, बैंक्स, टीचर, डॉक्टर, पुलिस, आर्मी वगैरह वगैरह। ये सब चीज क्या करते हैं, ये सब लोग आपको क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराने का, सेवा देने का काम करते हैं। मतलब आपका जो डे टू डे लाइफ है ना, उसमें ये आपको क्या करते हैं बाबू, हेल्प करते हैं, ठीक है। जो आपका एक किराना दुकानदार वाला है, जहां से आप ग्रोसरी का सामान लाते हो, वो भी तो आपको हेल्प कर रहा होता है ना आपके डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी में। तो अब यही था हमारा किसके बारे में, टर्शियरी सेक्टर के बारे में। ओके बच्चों, तो अभी तक हम लोग सेक्टर्स के बारे में पढ़ चुके थे कि हमारा 3 तरह का सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द लास्ट वन इज टर्शियरी सेक्टर। इस तीनों सेक्टर में वेरियस तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो रहे थे। ओके, अब देखो 3 सेक्टर है, 3 अलग अलग सेक्टर, तो हमें यह भी तो पता करना होगा ना कि जैसे हमारे क्लास में क्या होता है, 3 बच्चे हैं तो हम पता करते हैं कि नहीं, हु इज द टॉपर एंड हु इज द लास्ट वन, ठीक है। सेम उसी तरह अब ये जरूरी क्यों होता है, देखो ये जरूरी इसलिए होता है बाबू, क्योंकि इससे क्या होता है ना, स्कूल वालों को या क्लास टीचर है उन्हें पता चलता है कि उनके क्लास के टॉपर कौन है और उनके क्लास के जो लास्ट स्टूडेंट है वो कौन है, ताकि वो जो अंतिम पायदान पर बच्चा है उस पर भी मेहनत कर कर उसको क्या बना सके, सक्सेसफुल बना सके। ओके बाबू, सेम इसी तरह गवर्नमेंट भी क्या करती है, तीनों सेक्टर को कंपेयर करती है देखने के लिए और ये पता करने के लिए कि हमारा कौन सा सेक्टर छोटा है और कौन सा सेक्टर बड़ा है और किस सेक्टर को हमें बढ़ाने की जरूरत है। ओके, तो हमारा वही है कंपेयरिंग द 3 सेक्टर। अब देखो बाबू, ये जो तीनों सेक्टर है ना, ये तरह तरह का हजारों चीज प्रोड्यूस करता है, तो इसको हमें क्या करना होता है, हजारों पर्सन भी इसमें काम करते हैं, तो इसको कंपेयर करना ना थोड़ा मुश्किल टास्क है। ओके, क्या है बाबू, मुश्किल टास्क। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अब देखो ना, एक कंट्री है, वहां क्या होता है, एक नीडल से लेके एक एरोप्लेन तक का फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे अपनी कंट्री में देख लो, सुई तो बनता है, सब जानते हो, और एरोप्लेन वो पैसेंजर वाला एरोप्लेन तो नहीं बनता है, लेकिन फाइटर एरोप्लेन अपने कंट्री में बनाया जाता है। किसके द्वारा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो कि एक गवर्नमेंट आउंड कंपनी है, मतलब सरकारी कंपनी है। ओके, वो तेजस नाम का एक प्लेन बनाती है, जो कि हमारा इंडिजीनियस प्लेन है, मतलब हमारे भारत का स्वदेशी प्लेन है। ओके, तो देख रहे हो अपने कंट्री में क्या हो रहा है, एक प्लेन से लेके एक सुई, सारा चीज बन रहा है। अब हर एक चीज का कैलकुलेट करना सबसे, कि एक सुई का दाम, उस तरह बताओ ना कितना करोड़ों सुई एक साल में बना होगा, सारे चीज का दाम कैलकुलेट करना और फिर कैलकुलेशन करना कि हमारे कंट्री में कौन चीज में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना मुश्किल टास्क है कि नहीं बाबू। तो इसके लिए जो इकोनॉमिस्ट थे ना, उन्होंने एक टर्म ऐड किया, उस टर्म का नाम था जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कुल जो एक देश में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको काउंट करना। तो उसको काउंट करने के लिए उन्होंने बोला कि आप प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तीनों सेक्टर का काउंट करो। ओके, लेकिन तीनों सेक्टर का काउंट हमें कैसे करना है, आप ऐसे थोड़ी ना कि मान लो कि अगर एक हमें बिस्किट बनाना है, मान लो, तो बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा बाबू, व्हीट, शुगर एंड ऑयल, ये तीनों चीज लगेगा, ठीक है। और भी चीज लग सकता है, लेकिन हम मानते हैं ये 3 मेन चीज। अब बताओ ना, अब व्हीट वालों से तुम दुकानदार से जाके पूछोगे कि बताओ आपने कितने का व्हीट सेल किया, शुगर वालों से कि आपने कितने का शुगर सेल किया, और ऑयल वाले से कि आपने कितने का शुगर सेल किया। बताओ ना कितना मुश्किल टास्क है कि नहीं मुश्किल टास्क। इससे आसान क्या होगा मालूम है बाबू, सिर्फ और सिर्फ जाके आप है ना, जो जिन्होंने बिस्किट बनाया उससे पूछ लो कि आपने
कितने का सेल किया। देखो अगर इनसे आप पूछोगे ना तो इन तीनों का क्या होगा, कॉस्ट उसमें ऐड होगा, ठीक है। तो हम इकोनॉमिस्ट ने क्या किया, एक ऐसा टर्म प्रोड्यूस किया जीडीपी, और उसमें कहा कि जो भी फाइनल गुड्स और सर्विस है ना, यानी लास्ट वाला गुड्स और सर्विस, उसका सीधे आप क्या कर दो, कैलकुलेट कर दो प्राइस। इससे आप सीधे है ना क्या कैलकुलेट कर पाओगे कि कितना प्रोडक्शन उस कंट्री में हो रहा है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे जीडीपी कैलकुलेशन डिटेल से, ठीक। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कुल जो एक देश में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है, सारे चीज के दाम को क्या करना, कैलकुलेट कर देना, ओके। इसका देखो आप डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर इन अ पार्टिकुलर ईयर इन अ कंट्री, यानी कि हर एक सेक्टर में जो भी चीज प्रोड्यूस हो रहा है सारों को क्या करो, ऐड कर दो, और वो एक साल में कितना प्रोड्यूस हो रहा है वही जीडीपी कहलाता है। मतलब कि जो भी गुड्स और सर्विस पूरे देश में प्रोड्यूस हो रहा है हर एक सेक्टर में, सबको क्या कर देना, ऐड अप कर देना, यही हमारा कहलाता है जीडीपी। अब जीडीपी से ये पता चलता है ना बाबू कि कौन देश कितना डेवलप है। जैसे कि आप देखो ना, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीडीपी किसका है, अमेरिका का, लगभग 22 से 23 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी है। फिर उसके बाद किसका, चाइना का 16-17 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी। फिर अपना देश इंडिया जिसका 3.6 टू 4 ट्रिलियन डॉलर के बीच में जीडीपी अभी मूव कर रहा है, समझ में आया। फिर आप लोग जानना चाह रहे होंगे कि सर पाकिस्तान का जीडीपी, तो भैया उनका जीडीपी है 310 बिलियन डॉलर, नॉट इन ट्रिलियन, बिलियन डॉलर। आप कहोगे ये कितना है, आप कंपेयर करके बताओ, तो मैं आपको ऐसे बता सकता हूं ना कि इनसे ज्यादा जीडीपी तो अपने है ना एक स्टेट महाराष्ट्र का है, जिनका पॉपुलेशन पाकिस्तान के पॉपुलेशन से आधा है। महाराष्ट्र का जो जीडीपी है ना लगभग वो 450 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, समझ रहे हो। तो एक जीडीपी कैसे, आप देखो ना, सिंपली सी बात, आप इस जीडीपी से आप पता कर सकते हो कि कौन कंट्री कितना डेवलप है, कौन स्टेट कितना डेवलप है। आप देखो ना, पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप कौन होगा, अपने इंडिया का महाराष्ट्र होगा, और बिल्कुल सही बात है। फिर इंडिया से ज्यादा डेवलप कौन होगा, चाइना और अमेरिका, वो भी सही है। तो आप एक जीडीपी से ये पता कर सकते हो कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा डेवलप है और कौन सा कंट्री कितना कम डेवलप है, ओके। अब आता है बाबू कि हम जीडीपी को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं, जो कि अपना टोमेटो केचप बनाने का एग्जांपल है, ठीक है बाबू। चलो, तो टोमेटो केचप बनाने के लिए और उसको सेल करने के लिए हमें प्राइमरी सेक्टर का भी जरूरत होगा, सेकेंडरी का भी और टर्शियरी का। अब हम एक एक करके समझते हैं कैसे। प्राइमरी सेक्टर, पहले हमें टोमेटो प्रोड्यूस करना होगा, ओके बाबू, जो कि खेत में होगा। वहां क्या लगेगा, लेबर लगेगा। फिर रॉ मटेरियल यहां भी लगेगा, बीज के रूप में, खाद के रूप में, इन सब चीजों में। फिर ट्रांसपोर्टेशन खर्च, और फिर प्रॉफिट। इन सब के बाद क्या हुआ ना कि मान लो इनको जो फार्मर थे उनको टमाटर उगाने में 5 रुपया पर केजी का कॉस्ट आया। अब इस पे क्या किए ना, वो 2 रुपया पर केजी का अपना प्रॉफिट लिए, यानी टोटल, और फिर इसको सेल कर दिए। तो जो सेकेंडरी सेक्टर वाला, यानी कि जो कि इंडस्ट्रियल सेक्टर वाला है, जो अब इस टोमेटो से क्या बनाएगा, केचप, उसको ये टोमेटो कितना पड़ेगा बाबू, 7 रुपीज पर केजी। समझ में आया बात। फिर उनका भी तो कुछ खर्च है, उनको मशीन लगाना होगा केचप को बनाने के लिए, उनको भी लेबर लगेगा, रॉ मटेरियल जो कि टोमेटो है, और प्लस वो भी तो अपना एक प्रॉफिट ऐड करेंगे, क्योंकि भैया समाज सेवा तो वो कर नहीं रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपना ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, तो भैया उसमें कुछ प्रॉफिट ऐड करेंगे। तो इन सब चीजों के बाद मान लो कि उन्होंने 7 रुपीज पर केजी से टमाटर खरीदा। फिर उसके बाद इनको लेबर कॉस्ट लगा, रॉ मटेरियल, और मान लो कि इन सब लगा लगा के इनको 15 रुपीज पर केजी का और कॉस्ट आया। तो टोटल इनका कितना हो गया, 22 रुपीज पर केजी। प्लस इस पे ये अपना क्या ऐड किए, प्रॉफिट ऐड किए। अब प्रॉफिट, अब आप एक चीज देखना बाबू, ध्यान से देखना इसमें कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है। अब आप एक अनुमान लगाओ ना, ये जो आपको टमाटर का केचप यानी टोमेटो केचप, वो 110 रुपीज पर केजी से लेके 120, 30, 40, इवन 200 रुपए पर केजी तक आपको टोमेटो का केचप मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखो ना, तो अब इन्होंने क्या कर दिया, मान लो कि इस टोमेटो केचप को 100 रुपीज पर केजी में बेच दिया। अब जो भी इनका प्रॉफिट था बीच का, ओके। तो अब देखो बाबू क्या होगा, ये टर्शियरी सेक्टर, यानी कि जो एक किराना दुकानदार वाला है, वो अब इस टोमेटो केचप को खरीदेगा और आपको क्या करेगा, रिटेल कंज्यूमर आपको और हमको सेल करेगा। तो इसमें क्या होगा, इनका अपना लेबर का कुछ चार्ज होगा, जो इन्होंने कॉस्ट प्राइस जो 110 रुपए पर केजी दिया होगा वो होगा, और प्रॉफिट होगा। तो इसके बाद ये इंड कंज्यूमर को मान लो 130 रुपीज पर केजी के हिसाब से इन्होंने टोमेटो केचप को सेल कर दिया मार्केट में। अब आप कहोगे कि सर तो इसमें जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, तो एक बच्चा था ना, वो क्या किया कि ये 7 रुपीज पर केजी, ये 100 रुपीज पर केजी, और ये 130 रुपीज पर केजी,
इन सबको ऐड कर दिया, ठीक है। और वो बोल रहा है कि सर अब हमारे कंट्री का जो जीडीपी है ना वो 237 रुपीज से बढ़ गया। बताओ ये लॉजिकली सही है? आप कहोगे नहीं सर। क्यों बाबू? ये जो 130 रुपीज पर केजी है ना, इसमें ये 100 रुपीज वाला भी तो ऐड है और ये 7 रुपीज वाला भी तो ऐड है। तो आप क्या इसको डबल डबल ऐड नहीं कर रहे हो? कर रहे हो कि नहीं? क्योंकि आप सोचो बाबू, किसी भी एक चीज को बनाने में है ना बहुत सारा है ना बीच का भी प्रोसेस होता है, तो उन सारे प्रोसेस को ऐड नहीं करना है। मैं आपको पहले ही जीडीपी में बता चुका हूं, जो लास्ट वाला चीज जो बनता है ना, जो लास्ट प्रोडक्ट है, सिर्फ हमको उसका प्राइस कैलकुलेट करना है। तो लास्ट प्राइस क्या है हमारा? 130 रुपीज पर केजी। इस 130 रुपीज पर केजी में फार्मर का भी इंक्लूडेड है। ओके बाबू, फार्मर्स का भी इंक्लूडेड है और जो इंडस्ट्रियलिस्ट यानी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनका भी इंक्लूडेड है। समझ में आया बाबू? तो इससे हम लोग क्या देखें कि ये हमारा जीडीपी में जो एक्चुअल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होगा ना वो कितना होगा? 130 रुपीज का। समझ में आया? कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी। तो इस तरह हर एक सेक्टर में हर एक चीज जो प्रोड्यूस हो रहा है, सेम इसी तरह हम उसका क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस या फाइनल प्राइस निकालकर इस तरह से हम सारे प्रोडक्ट का फाइनल प्राइस निकाले और उसको ऐड किए। इस तरह हम किसी भी कंट्री और स्टेट का जीडीपी को फाइंड कर पाते हैं। ओके बच्चा लोग, अपना नेक्स्ट टॉपिक है हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर, यानी समय के साथ हमारे सेक्टर में है ना कैसे बदलाव आया। ओके ठीक है। अब आप जानते हैं हमारा 3 सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। ओके चलो, तो हमारा क्या है? 1947। अब 1947 कौन सा टाइमलाइन है? वो टाइमलाइन जब हम आजाद हुए। ठीक है, तो इसको जानने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, तब आपके लिए समझना क्या होगा, ज्यादा आसान होगा। आप जानते हो हमारे देश में अंग्रेज 1800 के अराउंड आए। जब उस समय वो हमारे कंट्री में आए ना, तो हमारा कंट्री का जो जीडीपी था पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का क्या था? अप्रॉक्सीमेट 20% था। ठीक है, लेकिन जब वो 1947 में हमारे देश को छोड़ कर गए, तब हमारे कंट्री का जीडीपी सिर्फ 0.001% था पूरे वर्ल्ड के जीडीपी का। तो इससे आप समझ रहे हैं अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा, इस कदर लूटा, ऐसे ऐसे जगह से लूटा कि फिर हम लुटाने के लायक ही नहीं रहे। समझ में आया कि नहीं बाबू? बस, तो इतना लुटाने के बाद क्या होता है, इंसान क्या होता है ना, एकदम असहाय महसूस करने लगता है। उसके पास कुछ रिसोर्स बचता नहीं है, तो वो क्या करता है? कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं? तो उसी कारण हमारा प्राइमरी सेक्टर में आप देख रहे हो सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, ओवर क्राउडेड है। देख रहे हो यहां कितना सारा आबादी है। मान लो कि अगर इसको आप डायग्राम से समझो तो इसमें इतना ही जगह में 6 है। आप कहोगे सर आप ये डायग्राम कहां से लाए? तो पहले मैं आपको बताता हूं, आपके बुक में जो है ना ये बार ग्राफ के थ्रू दिया हुआ है। बार ग्राफ को समझना कई बार बाबू कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसीलिए मैं आपको ये डायग्रामेटिकली समझाने का कोशिश कर रहा हूं, वहां समझना आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। ठीक है बाबू, चलो तो देखो जब 1947 में हमारा कंट्री आजाद हुआ तो जो वर्क फोर्स यानी लेबर लोग थे ना, या जो काम करने वाला पॉपुलेशन है, वो सबसे ज्यादा कहां थे? प्राइमरी सेक्टर में। क्योंकि देखो अगर इंसान क्या कुछ नहीं कर पाता है ना, तो वो खेती बाड़ी करने चला जाता है, क्योंकि वहां क्या होता है ना, पढ़ाई लिखाई का तो कोई जरूरत होता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? अगर भाई पढ़ लिख के करोगे तो और अच्छा खेती करोगे, लेकिन कई बार क्या होता है ना, इंसान अगर कुछ नहीं कर पाता है तो खेती करने लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग थे। फिर सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री तो था नहीं भैया, इस कदर लूटा था कि फिर हमारे पास कुछ बचा नहीं, तो हम बनाएंगे क्या? क्योंकि इंडस्ट्री बनाने के लिए पैसा ना लगता है, और अंग्रेज इतना इतना लूट के ले गया था कि फिर तो हम क्या, वही बात है ना बाबू के हमारे पास कुछ तो बचा नहीं था। तो इसलिए हमारा जो सेकेंडरी सेक्टर था उसमें क्या था, सबसे कम लोग काम कर रहे थे। फिर हमारा जो टर्शियरी सेक्टर था इसमें थोड़ा ज्यादा लोग काम कर रहे थे। इसमें ज्यादा लोग काम कर रहे थे ना बाबू, इसका रीजन था क्योंकि एक देश कितना भी गरीब रहे वहां सर्विस का तो जरूरत पड़ता है ना। कम से कम मान लो एक है ना मोची का जरूरत पड़ेगा, फिर से है ना एक मान लो कि गाड़ी चलाने वाले का, रिक्शा चलाने वाले का, टांगा चलाने वाले का, कोई किराना दुकान वालों का, इन सब का थोड़ा बहुत तो जरूरत पड़ेगा ना, सब्जी बेचने वालों का। इसलिए जो सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर था उसमें ज्यादा लोग थोड़े काम कर रहे थे। ओके, आज समय बदला, तो समय बदला तो आपको क्या, हमें भी बदलना चाहिए। कंट्री भी बदला होगा, हमारा ग्रोथ किया समय के साथ कंट्री। आज देखो, लेकिन आज भी बाबू हमारा प्राइमरी सेक्टर में ही सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। समझ रहे हो? फिर सेकेंडरी सेक्टर देखो, सेकेंडरी सेक्टर में थोड़ा सा बढ़ा, पहले 2 लोग थे तो अब मान लो 3 लोग काम कर रहे हैं। टर्शियरी सेक्टर में देखो पहले 3 लोग थे तो 4। देखो ये क्या हुआ ना, ये दोनों सेक्टर बढ़ा, ये लेकिन इसमें काम करने वाले लोगों का संख्या कम आ। लेकिन आज भी जो पूरे कंट्री में जितने लोग काम कर रहे हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा लोग आज भी खेती बाड़ी से संबंधित
काम कर रहे हैं। और बाबू यहाँ सबसे कम प्रॉफिट होता है, ये आप जीडीपी वाले एग्जाम्पल में समझ चुके हैं। वहां क्या होता था, एक टोमेटो सेलर जो टोमेटो प्रोड्यूस कर रहा था उसको सिर्फ 2 रुपए पर केजी प्रॉफिट हो रहा था। वहीं एक इंडस्ट्री वाला जो टोमेटो को क्या कर रहा था, केचप के फॉर्म में बना दे रहा था, उसको लगभग 50-60 रुपया प्रॉफिट हो रहा था। अब वहीं एक टर्शियरी सेक्टर यानी जो हम टोमेटो केचप जो इंडस्ट्री ने बनाया है उसको सेल करने में यूज कर रहे थे हम लोग, रिटेलर का हेल्प कर रहा था जो हमें, उसका क्या था, उसका लगभग 10 से 20 रुपया प्रॉफिट था। तो आप देख रहे हो इनका प्रॉफिट क्या हुआ, सबसे कम हुआ। और बताओ ना यहाँ सबसे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो बताओ इसीलिए क्या कहा जाता है ना बाबू, किसान लोग जो होते हैं जनरली इसी वजह से गरीब होते हैं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट मार्जिन सबसे कम होता है लेकिन सबसे ज्यादा लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो भैया सिंपल सा बात है ना, अगर कहीं सिंपल सी बात है कि अगर सिंपल सा आप बात समझो ना, मान लो ये 10 रुपया, मान लो ये केक है, ठीक है केक, अब इस केक को खाने वाले 20 लोग हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ना, केक जब बटेगा, कद्दू कटेगा, सब में बटेगा तो थोड़ा ही थोड़ा मिलेगा ना, सिंपल सा बात है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलेगा क्योंकि खाने वाले लोग ज्यादा है, इसलिए यहाँ प्रॉफिट कम होता है, समझ में आया। इसलिए इस सेक्टर में काम करने वाले लोग जनरली क्या होते हैं, ज्यादा गरीब होते हैं, ठीक है। अब हम जीडीपी समझते हैं कि जीडीपी का क्या था। जीडीपी का तो बैंड बजा के गया था भैया अंग्रेज लोग पूरा। देखते हैं क्या था जीडीपी में थोड़ा। 1947 में जब हमारा कंट्री आजाद हुआ उस समय जो प्राइमरी सेक्टर था ना उसका जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। लॉजिकल है क्योंकि सबसे ज्यादा लोग कहां काम कर रहे थे, प्राइमरी सेक्टर में, तो सबसे ज्यादा जीडीपी में भी कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उन्हीं का होगा। फिर टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा लोग काम कर रहे थे प्राइमरी सेक्टर के बाद, तो उसमें देखिए है ज्यादा हमारा। फिर सेकेंडरी सेक्टर में सबसे कम लोग काम कर रहे थे, तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, सबसे कम होगा। अब आज के समय में देखिए क्या सिनेरियो है, आज के समय में देखिए प्राइमरी सेक्टर जो हमारे कंट्री के जीडीपी का सिर्फ 20% है ना, क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट, जबकि 41% लोग वहां काम कर रहे हैं। समझ रहे हैं कितना कॉन्ट्रेडिक्टरी बात है, ज्यादा लोग काम कर रहे हैं फिर भी कम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। इसीलिए हमारा देश बाबू क्या है, गरीब है, और हमारे देश के किसान क्या है, गरीब है। समझ में आया बाबू। फिर सेकेंडरी सेक्टर में देखिए, सेकेंडरी सेक्टर हमारे कंट्री के जीडीपी में 25% का योगदान करता है। फिर टर्शियरी सेक्टर 54%, यानी इससे यह समझ में आ रहा है कि हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा लोग कहां काम कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में, यानी कि टर्शियरी सेक्टर में। ठीक है बाबू। अब हम आपको एक चीज बताते हैं, एक किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए आप सुनते होंगे कि हमारा जो देश है ना वो विकासशील देश है, यानी एक डेवलप हो रहा देश है। तो एक डेवलप हो रहा देश में बाबू इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, आप एक एग्जांपल से समझिए। अगर ठीक है एक प्राइमरी सेक्टर यानी खेत है, तो खेत में आप कितना लोगों को रोजगार दे पाओगे, जनरली क्या होगा, खेती तो जनरली 1 2 3 4 लोगों को आप रोजगार दे पाओगे, ठीक है। उतना ही मान लो एक फार्म लैंड में, मान लो कि 1 बीघा किसी के पास खेत है, 1 बीघा खेत में वो 4-5 लोगों का ही तो रोजगार मिल पाएगा। लेकिन अगर 1 बीघा में हम कोई इंडस्ट्री लगाते हैं बाबू, तो उससे सोचो 10 20 50 सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है कि नहीं। और वही हम 1 बीघा में क्या करते हैं ना बाबू, 1 बीघा में हम एक है ना क्या करते हैं कि कोई भी सर्विस सेक्टर का मान लो कि स्कूल कॉलेज खोल देते हैं, तो स्कूल कॉलेज खोल देंगे बाबू, तो वहां भी क्या होगा कि रोजगार तो मिलेगा, किससे ज्यादा, प्राइमरी सेक्टर से ज्यादा। लेकिन टर्शियरी सेक्टर में जो रोजगार मिलेगा वो सेकेंडरी से कम ही होगा बाबू। समझ में आया। इसलिए किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए क्या है ना कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, बहुत ज्यादा लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा रहे होते हैं। ठीक, ओके बच्चा लोग, अब अपना नया टॉपिक है व्हाई ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। क्यों टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ अपने कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर। अब बाबू एक बात समझो, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर है वो तभी ग्रोथ करेगा ना जब उसको टर्शियरी सेक्टर का सपोर्ट होगा, है कि नहीं। अब मान लो कि हमारे खेत में बहुत सारा अनाज हुआ, ठीक, अब इसको मुझे बाजार ले जाकर क्या करना है, बेचना है। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, ट्रक लगेगा कि नहीं ट्रक। और मान लो लेट से कि आपके गांव में कोई ट्रक ही नहीं है, तो बताओ ना क्या प्राइमरी सेक्टर ग्रो कर पाएगा, नहीं ग्रो कर पाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को क्या चाहिए था, ट्रक चाहिए था, जो ट्रक उसके मिल नहीं पाया। ओके, फिर आप देखो सेकेंडरी सेक्टर को क्यों जरूरी है। अब सेकेंडरी सेक्टर, मान लो एक इंडस्ट्री वाला है, वो बहुत अच्छा है ना चीज बनाया, मान लो कि एकदम A1 क्वालिटी का कपड़ा बनाया, ठीक है,
ओके। अब वो जो कपड़ा बनाया बाबू, उसे उसको कहां ले जाकर बेचना है? बाजार में। उसके लिए भी उसे क्या लगेगा? ट्रक लगेगा, रिटेल स्टोर लगेगा। अब मान लो ना कि आपके यहां बहुत अच्छा कपड़ा बनता है, ओके, लेकिन आपके यहां क्या है? शोरूम ही नहीं है, यानी सर्विस सेक्टर वाले हैं ही नहीं, तो क्या वो कपड़ा आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे ना बाबू। इसलिए क्या होता है कि टर्शियरी सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है किसके ग्रोथ के लिए? प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर के लिए। अगर प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होगा तो क्या टर्शियरी का ग्रोथ नहीं होगा? ऑटोमेटिक होगा। अगर प्राइमरी सेक्टर में मान लो 10 ट्रक वालों का जरूरत होगा तो वही 10 ट्रक वाले कहां से आएंगे? टर्शियरी सेक्टर से ही तो आएंगे। तो देखो, इनका ग्रोथ यानी तेरी जीत मेरी जीत और तेरी हार मेरी हार। समझ रहे हो बाबू? इनका ग्रोथ उनका ग्रोथ, इनका लॉस उनका लॉस। आगे बात समझ में। फिर हमारा अगला है बेसिक सर्विसेज लाइक। अब बेसिक सर्विस कोई भी सर्विस कहां आता है? टर्शियरी सेक्टर में। समय के साथ लोगों का सर्विस का क्या हुआ है? डिमांड बढ़ा है। अगर समय के साथ लोगों का सर्विस का डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा? नए नए हॉस्पिटल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, बैंक्स खुलेंगे, तो इन सब जगह पे क्या होगा? जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा कि नहीं? और जॉब का अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, ज्यादा लोगों के पास इनकम आएगा। अब ज्यादा लोगों के पास इनकम आएगा तो क्या होगा? कंट्री ऑटोमेटिक डेवलप करने लगेगा, क्योंकि इनकम किस में काउंट होता है बाबू? जीडीपी में। तो जीडीपी हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है। फिर हमारा अगला पॉइंट है ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अदर इंडस्ट्री सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज। वही बात है, अगर मान लो कि एग्रीकल्चर का सेक्टर का क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, तो कहां कहां हमें किसका जरूरत होगा? ट्रांसपोर्टेशन का, वही ट्रक वालों का। ठीक है, बिल्कुल। फिर ट्रेड, अब हमें बिजनेस भी तो करना होगा। जैसे हम आपको बताएं, आप कपड़ा तो बना लोगे, लेकिन क्या रिटेल स्टोर ही नहीं है तो आप कपड़ा को बेच पाओगे? नहीं। तो क्या ट्रेड करने के लिए भी वो भी कहां आएंगे? सर्विस सेक्टर में। फिर स्टोरेज, अगर मान लो ज्यादा अनाज उगाएंगे तो उसे हम क्या करते हैं? कोल्ड स्टोरेज में डाके क्या क्या कर देते हैं? रख देते हैं कि नहीं कोल्ड स्टोर में। अब कोल्ड स्टोर क्या होता है? वो स्टोरेज फैसिलिटी हमें प्रोवाइड किया, तो हमें फैसिलिटी दिया ना, यानी सर्विस दिया, वो भी किस में आ गया? सर्विस सेक्टर में। यानी देख रहे हो बाबू, हर चीज आपस में क्या है? लिंक्ड है। अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक गिर रहा है तो दूसरा गिर रहा है। समझ में आया कि नहीं? फिर अगला पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ इंडियन पीपल और फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज। अब जो इंडिया के लोग हैं ना, उनका विदेशी लैंग्वेज में क्या है? ज्यादा फ्लुएंसी है। ऐसा हुआ इस वजह से क्योंकि जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ तो क्या हम लोगों को तो हिंदी आता था, या जनरली जो भी हम लोग का है ना रीजनल लैंग्वेज है वो आता था, हमें तो इंग्लिश आता नहीं था। तो वो हमें इंग्लिश क्यों सिखाएं? अपने आप पर, यानी हम पर राज करने के लिए। ठीक है, ताकि उनका क्या हो जाए? काम आसान हो जाए। लेकिन उनको क्या मालूम था भैया कि जो चीज हम इनको अपने फायदा के लिए सिखा रहे हैं उससे ये अपना फायदा करा लेंगे। कैसे? तो देखो ना, आज के समय में ब्रिटेन, जहां के प्रधानमंत्री कौन है? ऋषि सुनक, जो कि इंडियन है, यानी उनके दादा परदादा जो थे वो इंडियन ओरिजिन के थे। समझ में आया कि नहीं बाबू? तो इससे देख रहे हो। और आपका कैसे देखो, फ्लुएंसी इन फॉरेन लैंग्वेज। ओके, अब आप देखो ना, हमें जो फॉरेन लैंग्वेज आता है इसके वजह से क्या हुआ? जो इंडियन है ना, कंट्री के बाहर जाते हैं। बहुत सारे इंडियन कंट्री के बाहर क्या करते हैं? पैसा कमाने जाते हैं। अब एक चीज जानते हो, जो इंडिया के बाहर जो लोग रहते हैं ना इंडियन, वो इंडिया में लगभग $100 बिलियन पर साल भेजते हैं अपने घर पर पैसा वापस। अब बताओ, इतना पैसा हमारे कंट्री में वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब जानते हो $1 बिलियन होता है 8500 करोड़। तो आप सोच लो, $100 बिलियन है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, लगभग 8,50,000 करोड़ रुपया तो हमारे देश में सिर्फ जो हमारे देश के लोग बाहर रहते हैं वो भेज रहे हैं। तो समझ रहे हो, इससे हमारा देश ग्रो करेगा कि नहीं? बिल्कुल करेगा, सर्विस सेक्टर की वजह से। फिर इनकम लेवल इंक्रीज, अगर किसी भी इंसान का क्या होता है ना, इनकम बढ़ता है, यानी वो ज्यादा पैसा कमाने लगता है, तो बताएं उसका शौक भी बढ़ जाता है। किसी भी इंसान का अगर इनकम बढ़ेगा तो उसका लिवली स्टैंडर्ड जो होता है ना, लिविंग स्टैंडर्ड, वो भी बहुत बढ़ता है। समझ में आया? जैसे पहले के समय में देखो, पहले किसी का इंसान का अगर आमदनी कम था तो वो क्या करता था? एक छोटा सा मोबाइल लगता था। जैसे ही उसका आमदनी बढ़ेगा, सबसे पहले वो कुछ खरीदे या ना खरीदे, आईफोन जरूर खरीद के ले आएगा, है कि नहीं? इससे क्या होता है ना कि अगर हमारा इनकम लेवल बढ़ता है तो हमारा शौक बढ़ता है, हम बाहर जाके खाएंगे, अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाएंगे, है कि नहीं? अगर हमें कभी है ना तबीयत हमारा खराब होगा तो हम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे। तो ये सब वजह है ना बाबू, इन्हीं सब वजह से देख रहे हो टर्शियरी सेक्टर हमारे कंट्री के ग्रोथ में बहुत ज्यादा योगदान कर रहा है। क्योंकि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है ना, दिन प्रतिदिन लोगों के पास ज्यादा पैसा आ रहा है। अगर लोगों के पास ज्यादा पैसा आएगा तो वो खर्च ज्यादा करेंगे, और खर्च किस पे करेंगे? सर्विस पर ही करेंगे ना बाबू। तो सर्विस पर ज्यादा खर्च करेंगे तो कंट्री का ग्रोथ ज्यादा होगा। ठीक है।